आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का चैप्टर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और इसे बोलते हैं रिटर्न बेसिस। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। देखो, गुड्स सोल्ड मतलब जब हम लोग किसी को सामान बेच रहे, चैप्टर के नाम से ही थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में पता चल जाता है। गुड्स सोल्ड, लेकिन कैसे सोल्ड कर रहे हैं? ऑन अप्रूवल। अप्रूवल मतलब किसी का कंसेंट चाहिए, ठीक है। अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस। रिटर्न बेसिस मतलब सेल तो कर दिए पर हो सकता है कि वो एक्सेप्टेड ना हो, मतलब अप्रूव्ड ना हो, तो वो क्या कर देगा? रिटर्न। मतलब उसे अगर पसंद नहीं आया तो वो क्या कर देगा? रिटर्न। अगर नॉर्मल सेल हो जाता है तो उसे तो हम लोग सेल बोल के रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अब ये ऑप्शन क्या है? देखो, नॉर्मल सेल जो है वो तो सेल हो गया तो हम लोग उसे सेल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को अपना सेल इंक्रीज करना है, ठीक है, अगर हम लोग को अपना सेल इंक्रीज करना है या फिर हम लोगों को कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है मार्केट में, ठीक है, तो फिर इतना कंपटीशन है मार्केट में, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को कुछ ऑफर्स देना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग कस्टमर को इस तरह से ऑफर दे सकते हैं कि आप ये सामान ले जाइए, ठीक है, आप ले जाइए, इसे अगर अच्छा लगता है तो फिर उसके बाद ही आप मुझे पैसा दीजिएगा, ठीक है। अभी पैसे देने का जरूरत नहीं है। आप ये नया प्रोडक्ट आया है, जैसे तुम लोग बहुत सारे पेन यूज करते हो, सपोज किसी दुकान पे गए, बोला कि ये पेन ले जाओ, ये नया आया है, बहुत अच्छा है, आप यूज तो करके देखो। तुम उन्हें बोल रहे होगे कि नहीं, हम जो यूज करते वही दे दीजिए, तो वो बोल सकता है नहीं ले जाओ ना, पैसे देने का जरूरत नहीं, अगर अच्छा लगे तो पैसे दे देना। हुआ ना? अच्छा लगे तो पैसे देना, मतलब तुम्हारे पास से अप्रूवल आया है तभी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें एक ऑफर दे दिया। अब तुम लोग बोलोगे तो क्या पैसा देना नहीं पड़ेगा? देखो, वो तो अनएथिकल हो जाएगा ना। तुम किसी का चीज लेके जाओगे, कोई अगर तुम्हें कन्विंस करके दे देता है वो चीज और तुम लेके आ जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम बोलोगे पसंद नहीं आया भाई रिटर्न ले लीजिए, और पसंद आया तुम रखोगे तो पैसा तो देना चाहिए, ठीक है। पैसा नहीं देंगे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो ये तो अनएथिकल हो जाएगा। तो ऐसा सवाल दिमाग में मत लाओ, ठीक है। तो मतलब कंसेप्ट ये है कि अगर हम लोग को ऐसे ही ऑफर दिया जा रहा है कि आप इसे यूज करके देखिए, या फिर दुकानदार ऐसे भी बोल सकता है कि इस टर्म का पैसा मत दो, नेक्स्ट टर्म में से पैसा दे दो, नेक्स्ट पेन से, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वो तो डिपेंड कर रहा है दुकानदार तुम्हें क्या टर्म्स एंड कंडीशन दे रहा है। लेकिन अगर दुकानदार कुछ ना बोले, तुम उसका पेन यूज कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लगा, तो तुम्हें तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो यही होता है अप्रूवल बेसिस, कि अगर अच्छा लगे तो यूज करके, अगर अच्छा लगे तो मुझे पैसे दो, अगर नहीं अच्छा लगे तो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यही होता है सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसका कंसेप्ट क्यों आया? वही मैंने बोला, अगर मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे पेन के बारे में बताया, या फिर मुझे अपना सेल बूस्टअप करना है, सेल ज्यादा करना है, तो हम कस्टमर को बोल ही सकते हैं आप ले जाइए, बाद में पैसा दे दीजिएगा, ठीक है, अभी पैसे देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सही लगे जब तो ही पैसा दीजिएगा। तो ये हो जाता है गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। और ये नॉर्मली पहले जब होता था तो ये होल सेलर टू रिटेलर ज्यादा होता था। जैसे रिटेलर मतलब जो आसपास में जो भी दुकान है वो क्या होता है? रिटेल शॉप से ही तो हम लोग जाके लेते हैं। हम लोग कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। होलसेलर लोग क्या करते हैं? बोलते हैं ये नया प्रोडक्ट आया है, ये रख लीजिए, ठीक है, ये नूडल्स रख लीजिए, या फिर ये बिस्किट रख के देखिए, या फिर ये शैम्पू रख के देखिए, या फिर ये इस तरह का चावल रखिए, इस तरह का आटा रखिए। तो ये होलसेलर ऑफर करता है रिटेलर को, रख के देखिए, बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो पुराना प्रोडक्ट बेचते वही बेच दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो फिर आप उसे रखिए, नहीं लगे तो रिटर्न कर दीजिए। अगर नहीं बेच पाते हैं तो रिटर्न कर दीजिए। होता है ना, नया कंपनी का माल आता है तो ये रखिए। हम लोग जाते हैं दुकान में, बोलते हैं ना नया चीज आया है, ये वाला नूडल्स खा के देखिए, या फिर ये वाला आटा यूज करके देखिए, ये वाला शैम्पू यूज कीजिए, ये वाला बिस्किट यूज कीजिए, वगैरह वगैरह, जो भी डेली नीड्स के सामान होते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो है रिटेलर से होता है। लेकिन आज का जो ये मतलब मॉडर्न जो टाइम आ गया है, उसमें जो ऑनलाइन सेलिंग होता है वहां पर जरूरी नहीं है कि होलसेलर टू रिटेलर ही होगा, वहां पर कस्टमर से भी डायरेक्ट ये वाला चीज हो सकता है। जैसे तुम लोग अगर कोई भी सामान ऑर्डर करते हो तो वो वहां देता है ना 15 डेज बाद आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, 15 डेज बाद आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन रिटर्न का मतलब ऐसा नहीं कि तुम मान लो एक ड्रेस ले लिए, उसको पहन लिए, फिर उसको खराब कर दिए, धो लिए, फिर उसे रिटर्न करोगे, नहीं। जब रिटर्न करने का वो वहां रहता है ऑफर
ऑफर कि आप 15 दिन बाद रिटर्न कर सकते हो, वहाँ कुछ कंडीशंस भी लगा हुआ रहता है कि रिटर्न करने के टाइम पे टैग सही होना चाहिए, उस पे ये पैकेट्स होने चाहिए, जो भी पैकेट में वो आया है, ये इस तरह का जो भी मतलब कंडीशन रहता है वो फुलफिल होगा तभी दुकानदार तुमसे वो क्या करेगा, रिटर्न लेगा। तो हुआ ना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं 15 दिन के लिए, उसे रख रहे हैं अपने पास, पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है तो रिटर्न कर रहे हैं। अब रहा पैसे का बात, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि आप पैसा दे दो फिर गुड्स आएगा, जैसे ऑनलाइन पेमेंट ही उसमें एक्सेप्ट करता है, कभी कभी सीओडी भी होता है कि सीओडी नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पैसा दे देते हैं फिर उसको 15 दिन तक अपने पास रख पाते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो वो हम लोग को पैसा वापस कर देता है, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ता है, नॉर्मली ऑनलाइन में पैसा देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ्री में दे दिया, पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा पैसा बाद में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो हुआ ना अप्रूवल बेसिस, अगर सही लगे तो रखो, नहीं लगे तो जैसे ही रिटर्न करोगे वैसे ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। तो ये होता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, ठीक है। तो पहले नॉर्मली होलसेलर टू रिटेलर ही होता था, लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को भी इस तरह का ऑफर कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कि आपको अच्छा लगे तो रखिए, नहीं अच्छा लगे तो वापस कर दीजिए। तो ये है मेन कंसेप्ट गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस का। और इस तरह के ट्रांजैक्शन में कुछ फीचर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पोजीशन जो होता है गुड्स का वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते रहता है। जैसे मान लो तुमने एक फोन मंगाया, तुमने 15 दिन रखा, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुमने रिटर्न कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या हुआ, उसका पोजीशन था। अब मान लो वो फोन मैंने खरीदा तो मेरे पास आ गया उसका पोजीशन। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन में क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर होते रहता है। जब तक कोई अप्रूव करके उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, मतलब खरीद नहीं लेता है, तब तक उसका पोजीशन क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। और जब तक हम लोग उसे पक्का सेल नहीं कर देते, मतलब अगर सेल नहीं हो रहा है, बार बार ट्रांसफर हो रहा है, कोई 10 दिन रखा और रिटर्न कर दिया, फिर कोई 5 दिन रख रहा है रिटर्न कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पोजीशन ट्रांसफर। पोजीशन बार बार ट्रांसफर होता है और ओनरशिप नहीं एग्जिस्ट करता है। ओनरशिप सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई उसे परचेज कर लेगा, तभी उसका ओनरशिप क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और नॉर्मली कस्टमर का लाइबिलिटी जो है वो कस्टमर का लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता है उस गुड्स के ऊपर जो गुड्स उसे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो तो अप्रूवल बेसिस के लिए लिया है। अगर कंडीशन है 15 दिन बाद रिटर्न कर सकते हो, तो कस्टमर का उस गुड्स के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इनकर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसमें अब लाइबिलिटी क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो तो सेल हुआ नहीं। जब सेल होता है तभी लाइबिलिटी ऑकर होगा ना, तुम्हारा गुड्स होगा तभी तो लाइबिलिटी ऑकर होगा। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है तो लाइबिलिटी भी ऑकर नहीं होगा। बस हम लोग को इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जो टर्म्स कंडीशन वहाँ लिखा है हम लोग को वो सेटिस्फाई करना है। अगर हम लोग वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो रिटर्न नहीं लेगा, लेकिन अगर हम लोग वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने टैग नहीं फाड़ा, हम लोगों ने सही तरह से उस चीज़ को रखा है, तो वो 15 दिन बाद आकर रिटर्न कर देगा। और हम लोगों ने अगर सीओडी किया था तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, उस तरह से हम लोग का पैसा रिटर्न हो जाएगा। और अगर हम लोग ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं तो उस तरह से भी रिटर्न हो जाता है। नॉर्मली ऑनलाइन अगर पेमेंट किया हुआ रहता है तो उसमें जल्दी रिटर्न होता है कंपेयर टू सीओडी, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि लाइबिलिटी ऑकर नहीं करता है। अब हम लोग इसका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सम्स तो हम लोग करेंगे, उसके पहले हम लोग थोड़ा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो पहला क्या लिखा है मैंने, इस पे जर्नल एंट्रीज भी हम लोग कर लेते हैं। पहला लिखा है मैंने, व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जब बिजनेस से गुड्स हम लोग कस्टमर को भेज रहे हैं कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब सेल तो कर रहे हैं, अब रिटर्न भी हो सकता है, इसलिए सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब वो तो डिपेंड कर रहा है ना कस्टमर के ऊपर। अगर वो रख लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। अगर नहीं रखता है तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न। इसीलिए वो क्या है, कंफ्यूजन है, वो मतलब प्रेडिक्शन कर रहा है हम लोग की क्या पता क्या होगा, वही होता है सेल और रिटर्न बेसिस। उसे पसंद आया तो वो सेल हो जाएगा, अगर नहीं पसंद आता है वापस हो जाएगा, तो वही चीज हो जाएगा रिटर्न बेसिस। तो व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली, अब कैजुअली मतलब क्या होता है, जब फ्यू अमाउंट ऑफ गुड्स हम लोग भेजेंगे तो उसे बोलते हैं कैजुअली, ठीक है। कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब यहाँ पर 3 तरह से होगा, कैजुअली होगा, फ्रीक्वेंटली होगा, न्यूमरसली होगा, ठीक है। कैजुअली मतलब फ्यू अमाउंट्स ऑफ गुड्स जब हम लोग भेजेंगे तो उसे बोलेंगे कैजुअली। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहले ट्रांजैक्शन क्या होगा, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। पहला ट्रांजैक्शन ये है, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस,
ठीक है। अगर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस तो है नहीं। अगर देखो जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश में गुड्स बेचने से क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता है, लेकिन ये तो कैश का मामला है ही नहीं, है क्रेडिट ही सेल। लेकिन इसमें भी क्या है, श्योरिटी नहीं है कि ये सेल होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग कस्टमर को बेचेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग का सेल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग का सेल हो जाएगा तो उससे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल का एंट्री पास करेंगे। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेटर एसेट होता है, उससे हम लोग को पैसा मिलेगा, टू क्या हो जाएगा, सेल्स, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेटर, इसके अलावा भी कस्टमर यूज कर सकते हैं, कस्टमर्स ये वाला लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। और एक चीज है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ये नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर होता है, ये शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। डेटर का जो नया नाम है वो है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बेस्ट होगा हम लोग ट्रेड रिसीवेबल यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कौन सा प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस मतलब क्या होता है, तुम लोग कंसाइनमेंट किए हो, इनवॉइस प्राइस मतलब होता है जो कॉस्ट के साथ जब प्रॉफिट लगा होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये हो गया फर्स्ट। तो यानी हम लोगों ने गुड्स तो भेज दिया, ठीक है, लेकिन पता नहीं वो बिकेगा कि नहीं, लेकिन हम लोगों ने वो गुड्स को बेच दिया, उसके अगेंस्ट में हम लोग को कोई पैसा नहीं मिला है। तो टू सेल्स मतलब हम लोग गुड्स का आउटफ्लो हो गया, और यहाँ पर डेटर डेबिट क्या मतलब, अगर बिक जाएगा तो ये वाला पैसा आ जाएगा, कैश टू सेल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड or returned within specified time। अब इसका मतलब क्या है, देखो वही तो अप्रूवल बेसिस पे था ना, अगर किसी को पसंद नहीं आया वो रिजेक्ट कर सकता है, मतलब रिजेक्ट या फिर रिटर्न, कोई भी लैंग्वेज यूज करो। स्पेसिफाइड टाइम मतलब एक टाइम लिमिट तो रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि तुम अनलिमिटेड टाइम उसका गुड्स रख सकते हो, ऐसा नहीं होता है। 10 दिन 15 दिन जो भी हो, जो उन लोग का टर्म्स कंडीशन रहेगा उस हिसाब से अगर हम लोग को वापस कर देता है। अगर गुड्स वापस कर देगा तो क्या हो जाएगा, सेल हुआ नहीं, ठीक है। तो सेल के जगह हम लोग सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स क्रेडिट होता है, अगर सेल नहीं हुआ तो डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, या फिर लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड। ये वाला लैंग्वेज समझ लो, रिटर्न इनवर्ड क्यों होता है, इनवर्ड मतलब खुद के पास आ जाना, आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, रिटर्न इनवर्ड मतलब खुद के पास वापस आ रहा है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेटर, क्योंकि जो डेटर यानी जो एसेट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो एसेट तो रहा नहीं, तो टू डेटर, या फिर वही कस्टमर, या फिर ट्रेड रिसीवेबल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, नैरेशन तुम लोग लिख पाओगे, ठीक है, नैरेशन लिखना आना चाहिए तुम लोग को। नैरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिजेक्टेड या फिर बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। अब गुड्स रिटर्न हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है ना सेल और रिटर्न बेसिस पे, या तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो वो उसको पसंद आ जाएगा। तो पसंद आ जाएगा तो क्या होना चाहिए, ट्रांजैक्शन क्या होगा, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, मतलब जिस प्राइस, जो दाम हम लोगों ने लगाया था, वहां पर तो बोला होगा ना ये वाला जो सामान आप खरीद रहे हो इसका इतना दाम है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे खरीद लीजिए, ठीक है, आप उसे बाद में ले लीजिएगा, बाद में पैसा दे दीजिएगा। तो वही गुड्स अगर एक्सेप्ट हुआ है वही प्राइस में जो हम लोगों ने लगाया था, ठीक है, तो क्या कोई एंट्री करना पड़ेगा हम लोगों को,
उसने फोन करके बोल दिया, ठीक है, कि मुझे पसंद है, हम रख रहे हैं। तो ये अगर हम लोग रख रहे हैं और अगर हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से किया है कि हम लोग को पहले पैसा नहीं मिला, मतलब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में नॉर्मली हम लोग को पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग को ओल्ड वर्जन करेंगे जो होलसेलर रिटेलर वाला। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटर को ऐसे ही सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। रिटेलर को दिया गया था, रिटेलर कस्टमर को ऐसे ही सेल किया है, मतलब क्रेडिट सेल किया है, इसका मतलब पैसे का कोई लेन देन हुआ नहीं है। और अगर कस्टमर रिजेक्ट कर देता है तो रिटर्न टू डेटर हो जाएगा, और अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर यहाँ पर नो एंट्री। अगर एक्सेप्ट कर लिया, सेल हो गया, सेल का एंट्री तो पहले हम लोगों ने डाला था, फिर नो एंट्री, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो नो एंट्री। फोर्थ नंबर क्या है, देखो, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट ए हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस। अब ये कब हो सकता है, मान लो जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत अच्छा हो गया मार्केट में, तो फिर जिस कस्टमर को हम लोग पहले बेचे थे वो फ़ोन करके बोला मुझे अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन तुम तब बोले कि देखिए मैंने तो आपको तब 10 रुपये करके बोला था, लेकिन अभी तो हम 10 रुपये में नहीं दे सकते, अभी इसका दाम 12 रुपये हो गया, आपको 12 रुपये में लेना पड़ेगा, अगर लेंगे तो देखिए, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट इतना अच्छा बिक रहा है, या फिर तुमने जिस मतलब होलसेलर से लिया था उसका मार्केट में उस प्रोडक्ट का इतना डिमांड हो गया कि तुम उसका प्राइस बढ़ा के बोल रहे हो। मतलब व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट ए हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, मतलब पहले जो प्राइस लगाए थे उससे भी ज़्यादा दाम में कस्टमर खरीदने के लिए राजी है, और कस्टमर बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप 10 रुपये बोले थे, 12 रुपये में हम ले लेंगे क्योंकि मुझे पसंद आया। तो जैसे ही पसंद आया वैसे ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तुमने 10 रुपये का सेल रिकॉर्ड किया था, और कितने रुपए का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 2 रुपये का। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से वही सेल का एंट्री हम लोग पास करवाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। being goods accepted at higher than invoice price. Next, when goods are accepted at a lower price than invoice। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये हो सकता है कि कस्टमर फ़ोन करके बोला हाँ प्रोडक्ट तो मुझे पसंद आया, लेकिन नहीं हम तो 10 रुपये में नहीं लेंगे, अगर आप 8 रुपये में देंगे तो हम ले लेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। उल्टा केस भी हो सकता है कि प्रोडक्ट उतना मार्केट में अभी तक नहीं चला है, तो वो बार्गेन करने लगा, कस्टमर बोला कि 10 रुपये का चीज़ अगर 8 में दोगे तो हम ले लेंगे, और अगर दुकानदार को लगता है कि हाँ मुझे 8 रुपये में बेचना चाहिए तो बेच सकता है, और अगर दुकानदार बोल देता है हाँ ठीक है बेच देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले मैंने 10 रुपये में सेल को रिकॉर्ड करके रखा था, अब मुझे उसी सेल को 8 रुपये में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वही सामान है लेकिन मुझे उसी सेल को 8 रुपये में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो 2 रुपये से सेल मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सेल को क्या करेंगे, डेबिट, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, वहाँ 10 रुपये क्रेडिट होके रखा था तो 2 रुपये डेबिट करेंगे तो बचा कितना, 8, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। being goods accepted at lower than invoice price। नेक्स्ट क्या होता है देखो, एट द ईयर एंड व्हेन गुड्स
are lying with customer and the specified time limit is expired। इसका मतलब क्या है? देखो, पहले देखो हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने पहले गुड्स को क्या कर दिया, बेच दिया, वो भी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो पूरा रिवर्स एंट्री डाल देंगे, और अगर एक्सेप्ट हो जाता है कोई भी एंट्री करने का जरूरत नहीं है। अगर एक्सेप्ट होता है उसका कितना कंडीशन हो सकता है? 2 कंडीशन। जो दाम हम लोगों ने लगाया था उससे ज्यादा दाम में अगर बेच रहे हैं तो फिर से सेल का रिकॉर्ड करेंगे, अगर उससे कम दाम में बेच रहे हैं तो सेल का फिर से रिकॉर्ड होगा, लेकिन रिवर्स एंट्री होगा। अब क्या दिया है? अब देखो हम लोगों ने जो स्पेसिफाइड टाइम दिया था, लेकिन उसके पहले ईयर एंड आ गया। जैसे देखो ईयर एंड होने पे क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब फाइनल अकाउंट्स होता है। कंपनी के जो केस होता है उसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस तरह के ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो प्रिपेयर करना पड़ता है। अब देखो अगर ईयर एंड आ जाता है और स्पेसिफाइड टाइम जो है वो एक्सपायर हो चुका है व्हेन, और गुड्स कस्टमर के पास ही पड़ा हुआ है, तो क्या कंडीशन होगा? सॉरी, एंड यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। ठीक है, मतलब अगर किसी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, लेकिन कस्टमर को हम लोगों ने जो सामान बेचा था उसका टाइम लिमिट खत्म होता है सपोज मान लो 10 अप्रैल को। ठीक है, तो तुम्हारा ईयर एंड आ गया, लेकिन तुम्हारा सामान अभी तक क्या है, कस्टमर के पास है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि वो बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, क्योंकि अभी भी तो टाइम है उसके पास। हम लोग तो कस्टमर को फोन करके बोल नहीं सकते कि भाई मेरा ईयर एंड आ गया है, तुम बता दो तुम्हें सामान लेना है आपको या फिर नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों ने जो टाइम लिमिट बताया था उसके हिसाब से उसका टाइम लिमिट खत्म होता है आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। मतलब फाइनेंशियल, ये देखो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को शुरू होता है 31 मार्च को, लेकिन जो टाइम लिमिट है, एक्सपायर डेट जो है, ठीक है, एक्सपायरी डेट जो है वो आया है मान लो 10 अप्रैल को। ठीक है, तो ये 19 कर देते हैं, ये भी कर दिया मैंने 19। ठीक है, तो एक्सपायर होने वाला है 10 अप्रैल को, तो फिर हम लोग का ईयर एंड आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो इसके साथ लिंक क्या है? जैसे ही फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे वहां हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहिए, सेल दिखाना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक और सेल जब हम लोग दिखाएंगे, अब बताओ कस्टमर को हम लोग जो बेच दिए, अब वो सेल तो लिखा हुआ है हम लोग का, लेकिन पता नहीं कस्टमर अगर ना बोल दे, वो तो एग्जैक्ट सेल तो है नहीं, क्योंकि नहीं पता सेल होगा भी नहीं होगा, सेल बोल के लिखा हुआ है। तो हम लोग को उससे क्या करना चाहिए? अगर सेल नहीं होता है तो वो तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनना चाहिए। और इधर ईयर एंड आ गया है, लेकिन कस्टमर को हम लोग कुछ प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि उसका टाइम लिमिट 10 अप्रैल को आता है। तो फिर हम लोग को क्या एंट्री पास करना चाहिए? तो देखो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। इन दैट केस हम लोग एंट्री लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल इनवॉइस प्राइस पे। इससे फायदा क्या हुआ? देखो इससे फायदा ये हुआ कि हम लोगों ने जो सेल किया था, जो हम लोग का कंफ्यूजन है कि सेल होगा या फिर वो नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, तो हम लोग क्या किए, ईयर एंड आ गया, उस सेल को रिवर्स एंट्री डाल दी। रिवर्स एंट्री डाल दिए तो वो सेल ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही वो सेल कैंसिल हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। हम लोग उसे आराम से उसे सेल को रिवर्स कर देंगे, तो ना तो हम लोग का सेल ज्यादा दिखेगा, ना तो हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक कम दिखेगा। इससे क्या हुआ, जो मैटर था वो पूरा बैलेंस हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो सेल किया वो एग्जैक्ट सेल है कि नहीं हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने उसका रिवर्स एंट्री डाल दिया। रिवर्स एंट्री डालने पे क्या हो जाएगा, हम लोग का न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इस पे हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स लाइन विथ कस्टमर एंड
year end is being goods lying with customer and year end एंड ईयर एंड, इतना ही लिखेंगे। इससे क्या हुआ, हम लोगों ने इसको क्या किया, सेल जो था सेल का रिवर्स एंट्री डाल दिया तो सेल कैंसिल हो गया। अब हम लोग को इसको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से दिखाएंगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग स्टॉक को यहां लिखेंगे इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉक को दिखाते हैं इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट। इसके साथ हम लोग एक चीज लिख सकते हो, इन्वेंट्रीज विथ, यहां लिख देते हैं इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा लैंग्वेज लिख सकते हो तुम लोग, इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, इन्वेंट्रीज हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं, तुम लोग इन्वेंट्रीज वाला लैंग्वेज ही यूज करोगे। स्टॉक जो है वो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, उन कस्टमरों के पास जिन लोगों को हम लोगों ने सेल किया था रिटर्न बेसिस पे टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब स्टॉक को याद रखो हमेशा किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट मतलब जो हम लोगों का परचेज प्राइस है। अगर हम लोग ट्रेडर है तो हम लोग होलसेलर से खरीद रहे हैं तो वही हम लोग का कॉस्ट प्राइस है। और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो जो मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग का जो पॉकेट से खर्चा हो रहा है, जो लागत होता है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो स्टॉक को हमेशा किस में रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट में। तो अपना स्टॉक हम लोग प्रॉफिट लगा के थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, जो हम लोग का कॉस्ट होगा वही हम लोग उसी प्राइस में हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो एंट्री हम लोग को पास करवाना है अगर ईयर एंड आ जाता है। तो नरेशन क्या लिखेंगे, देखो, बीइंग गुड्स लाइंग विद कस्टमर ट्रीटेड एज इन्वेंट्रीज। जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा हम लोग उसे क्या ट्रीट करेंगे, इन्वेंट्रीज। अब यहाँ पर और एक चीज होगा, यहाँ कॉस्ट में तो रिकॉर्ड करेंगे, इसके साथ यहाँ पर एक स्टार लगा के हम लिख देते हैं। देखो यहाँ एक स्टार लगा के तुम लोग नोट लिख लो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब ये क्या है, ये एक्चुअली है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश जब लिखते हैं तो ग्रामर का यूज करते हैं। ग्रामर कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ वज लगाना है, कहाँ पर वेयर लगाना चाहिए। तो ये सब जो रूल्स रेगुलेशन होता है, कहाँ हैव होगा, कहाँ हैज होगा, ये ग्रामर में लिखा हुआ रहता है। वैसे ही अकाउंट्स को हम लोग को किस तरह से यूज करना चाहिए वो लिखा हुआ रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। जैसे देखो मैंने अभी बोला कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। अब ये क्यों लिखा हुआ है, देखो सपोज हम लोगों का जो कॉस्ट था वो सपोज था 8 रुपए का, लेकिन जब वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एट द ईयर एंड, जब हम लोग वो चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कस्टमर के पास है, अगर मान लो मार्केट प्राइस उसका हो गया 7 रुपए, मतलब हम लोग ने 8 रुपए में खरीदा था लेकिन वही वाला चीज अभी बिक रहा है कितने में, 7 रुपए में, मार्केट प्राइस ही उसका कम हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग को कौन सा प्राइस रिकॉर्ड करना चाहिए, 7 रुपए। इसका एक रीजन ये है क्योंकि अब और हम लोग 8 रुपए में तो उसे बेच नहीं सकते, ठीक है, तो जितने रुपए में हम लोग बेच पाएंगे उसी में उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक लॉस मेकिंग कंडीशन हो गया। या फिर ये हो सकता है यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट था 8, ठीक है, और हम लोगों का जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है कितने में, 10 चल रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 8 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे, वही हम लोग का कॉस्ट जो था वही रह जाएगा, ठीक है। पहले अगर हम लोग ज्यादा, अगर पहले मान लो यहाँ पर हम लोग 9 रुपए में बेच रहे थे तो 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहे थे, 10 में बेचेंगे तो 2 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमेशा जो लोअर प्राइस होता है उसी में हम लोग को क्या करना चाहिए, उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये था बेसिक जो भी हम लोग का जरूरी है इस चैप्टर के लिए, बेसिक जर्नल एंट्रीज था। मैक्सिमम यही जर्नल एंट्रीज हम लोग को चाहिए। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सीई, ठीक है, सीई कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, देखते हैं क्या है, कंपनी तो नहीं है, लिमिटेड तो लिखा हुआ है नहीं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर, सीई जो है दुकान, वो क्या कर रहा है, कस्टमर को गुड्स सेंड कर रहा है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे, ठीक है। मतलब कस्टमर उसे चाहे तो मतलब वो एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर वो रिटर्न भी कर सकता है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016। अब 2016 में इस तरह का क्या क्या ट्रांजैक्शन किया हुआ है, देखो सितंबर 15 में पहला ट्रांजैक्शन हुआ है, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, 1 लाख। मतलब कस्टमर को गुड्स भेजा गया था 15 सितंबर को, लेकिन रिटर्न बेसिस पे, और जो कैसे प्राइस, मतलब क्या प्राइस लगाए थे, मतलब क्या सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट मतलब जो उसने खरीदा था, तो जो भी प्राइस में उसने खरीदा है उसके ऊपर प्लस मतलब ऐड, उसके साथ कितना ऐड हुआ है, 33 एंड 1/3%। अब ये क्या एडिशन होता क्या है, कॉस्ट के साथ क्या एडिशन करके हम लोग बेच सकते हैं, प्रॉफिट, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी ना सेलिंग प्राइस आएगा। तो कितने में बेचा है हम लोगों ने, 1 लाख। अक्टूबर 20 में देखो क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 40,000, गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, लेकिन कितने का, 40,000 का, 1 लाख का सेल हुआ था लेकिन रिटर्न कितने का हुआ है, 40,000। फिर नवंबर 25, देखो नवंबर 25, ये अक्टूबर है, ठीक है, नवंबर 25 में क्या हुआ है, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर 40,000, फिर 40,000 का अप्रूवल का लेटर आ गया कि हाँ मुझे गुड्स चाहिए, कितने का, 40,000 का। फिर 31 दिसंबर में क्या हुआ, गुड्स विद कस्टमर एवेटिंग अप्रूवल फॉर 20,000, 20,000 तो होगा ही, 1 लाख का हम लोगों ने बेचा था, 40,000 का उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर 40,000 का उसने रिटर्न कर दिया तो उसके पास बचा कितना था, 60,000, 60,000 में से अगर उसने 40,000 अप्रूव्ड कर लिया तो उसके पास कितना बचा हुआ है, 20,000। अब क्या दिया है, देखो सीई रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, वो नॉर्मल सेल की तरह इसे रिकॉर्ड करता है, पास करना हम लोग को जर्नल एंट्रीज, J/E, मतलब मैंने वो शॉर्ट में लिखा है जर्नल एंट्रीज, एज्यूम ईयर एंड डेट ऑन 31 दिसंबर 2016। हम लोग को इसका ईयर एंड जो है इस बिजनेसमैन का, वो क्या हम लोग को माना है, 31 दिसंबर 2016 मान के हम लोग को ये जर्नल एंट्री यहाँ पास करना है इन द बुक्स ऑफ सीई लिमिटेड। तो ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ सीई, ठीक है। अब जर्नल एंट्री है, जर्नल बेस्ड चैप्टर है, तो जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। तो पहला हम लोग का ट्रांजैक्शन क्या है, देखो पहला हम लोग का ट्रांजैक्शन है सितंबर 15, तो यहाँ एक डेट कॉलम भी बना लेते हैं, 2016 सितंबर 15। देखो क्या है, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, 1 लाख। तो यहाँ इस तरह से हाइफन है, तो कितने का सेंड किया है गुड्स हम लोगों ने, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाया है 33 एंड 1/3%, और हम लोगों ने कितने रुपए का सेल किया, 1 लाख। ये एक बेसिस बता दिया, जैसे मान लो अगर 100 रुपए का सामान है, उस पर अगर हम लोग 33 एंड 1/3, पहले 33 एंड 1/3 का मतलब थोड़ा समझा देते हैं, एक रफ जगह पे हम समझाते हैं। देखो 33 एंड 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 एंड 1/3%, तो तुम लोग को परसेंटेज ये आता है सॉल्व करना, 33 के साथ पहले 3 इंटू होता है, फिर 1 प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा 100, 99 प्लस 1 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100/3 परसेंटेज, ठीक है। अब 9% मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, 9 डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं 100, तो मैंने जस्ट इसको सॉल्व किया है, 33 एंड 1/3 को मैंने 100/3 कर दिया, 100/3 मतलब ही 33 एंड 1/3। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब हमेशा नीचे क्या हो जाता है 100, तो हम लोग इसके नीचे क्या लिख सकते हैं 100, जैसे ही 100 लिखेंगे परसेंटेज क्या हो गया, हट गया, परसेंटेज के लिए तो हम लोगों ने 100 लिखा है, तो 100/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 कैंसिल, कितना आंसर आया 1/3। तो 33 एंड 1/3 मतलब क्या होता है 1/3 होता है। अब अगर बोल रहा है कि प्रॉफिट 1/3 लगाना है, मतलब देखो अगर 100 रुपीज़ का सामान है, उस पर हम लोग को प्रॉफिट कितना लगाना है 100 इंटू
1/3। 100 रुपये तो हम लोग का कॉस्टिंग है, और उस कॉस्टिंग के ऊपर हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट के ऊपर हम लोग को 1/3 प्रॉफिट लगाना है, जो होगा उसे प्लस करना है। कॉस्ट प्लस क्या करना है, कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%, यानी 1/3। अब 1/3 किसके ऊपर लगाएंगे, कॉस्ट के ऊपर। प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट के ऊपर। अब 100/3 मतलब कितना होता है, देखो 100/3 मतलब होता है 33.3333, ऐसे चलते ही जाएगा। तो 133.33 मतलब 100 रुपये का सामान हम लोग कितने में बेचेंगे, 33.333 ऐसे बेचेंगे। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा, 33 and 1/3। और 33 and 1/3 मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है 33.33%। 33 ये कंटिन्यूअसली चलते ही रहता है। जब ऐसे चलते रहता है यहाँ पर एक पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जब कंटिन्यूअसली सिमिलर डेटा हम लोग का अनलिमिटेडली रहता है, तो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस 33 and 1/3। जैसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर बताए, अगर ऐसे लिखा हुआ रहता कॉस्ट प्लस 20%, इसका मतलब क्या होता है, 100 रुपये में अगर हम लोग जो खरीद रहे हैं, अब 100 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो बेसिस हम लोग को क्या लेना है, 100। तो 100 के ऊपर कितना परसेंट बोला है, 20%। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 यानी 120। अगर सामान 120 में बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपये का सामान 120 में, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कितना है, 20, और मतलब प्रॉफिट बटा क्या हो जाएगा, कॉस्ट। कॉस्ट कितना है 100, तो कितना हो गया 1/5, ठीक है। और अगर पूछे कि प्रॉफिट सेल करके कितना कमा रहे, सेल कितने में कर रहे हैं, 120 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 मतलब 1/6। तो जब पूछेगा प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कितना है, तो हो गया 1/5। अगर पूछेगा प्रॉफिट सेल के ऊपर कितना है, तो क्या हो गया 1/6। उसी तरह से हम लोग इसे भी चेक कर सकते हो, ये 33 and 1/3 होता है कि नहीं। देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपये का सामान अगर 133.33 में बेचते हैं, तो प्रॉफिट हो जाएगा 33.33। 33.33 डिवाइडेड बाय अगर 100 करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लो। 33.33 डिवाइडेड बाय अगर 100 करोगे तो आ जाएगा 0.3333, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको इंटू 100 कर दोगे तो वही सेम आ जाएगा 33.33, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। पहले हम लोगों को बता दिया है कि ये एक पैटर्न में बेचा गया है, लेकिन हम लोग को सेल प्राइस बता दिया कितने का सामान बेचे, 1 लाख का। जैसे 1 लाख का सामान बेचे तो हम लोग सेल का एंट्री करेंगे। तो सेल का एंट्री क्या होगा, सेल का एंट्री हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख। हम जर्नल एंट्री और सॉरी मतलब नैरेशन हम और नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। यहाँ पर अगर नैरेशन लिखना ही है तुम लोग लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन, अच्छा एक में हम लिख ही देते, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। देखो नैरेशन लिखना कोई बड़ा बात नहीं है। नैरेशन किस चीज का होगा, जिस ट्रांजैक्शन को तुम लोग इस फॉर्मेट में डालते हो उसी का इलाबोरेशन करके लिखना है तुम लोग को कि ये क्या चीज लिखे ना, वही चीज लिखे कि गुड्स अगर हम लोग सेल किए सेल और अप्रूवल बेसिस में, तो ये वाला एंट्री हम लोगों ने पास करवाया, उसी के बेसिस पे हम लोग को नैरेशन लिखना पड़ता है। नेक्स्ट डेट में जाते हैं। देखो नेक्स्ट डेट कौन सा है, नेक्स्ट डेट है 20 अक्टूबर और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है कितने का सामान, 40,000 का। 40,000 का सामान हम लोग को रिटर्न कर दिया, तो हम लोग एंट्री पास करवाएंगे अक्टूबर 20। तो अक्टूबर 20 अगर सामान हम लोग का रिटर्न हो गया है तो क्या एंट्री होना चाहिए, अगर सामान रिटर्न हो गया है तो सेल हम लोग उतने से कैंसिल करेंगे। 1 लाख का सेल, देखो कितने का सेल रिकॉर्ड करके रखे, 1 लाख। अगर उसमें से 40,000 का हम लोग का रिटर्न हो जा रहा है तो हम लोग को क्या एंट्री करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 40,000 being goods return। इसका मतलब ये हो गया, देखो 1 लाख का यहाँ पर
देखो ये एटलीस्ट की तरह ही होता है डेबिट क्रेडिट। यहाँ ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल 40, लेकिन ये डेबिट में है, ये क्रेडिट में है, तो 1 लाख और 40,000, तो नेट कितना हो जाएगा 60। अब देखो क्रेडिट और डेबिट कौन सा हायर है, डेबिट है, तो फिर इसका मतलब 60,000 डेबिट बचा, इसका मतलब हम लोगों को और कस्टमर से कितना मिलेगा 60,000, क्योंकि 40,000 का सामान उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हम लोगों ने सेल 1 लाख का रिकॉर्ड किया था, क्रेडिट करके रखा था, सेल्स रिटर्न डेबिट कितने से हो गया 40,000, ठीक है, तो 40,000 से एडजस्ट कर दो तो कितना हो गया 60,000, इसका मतलब क्रेडिट बचा, तो क्रेडिट में कितना बचा 60,000, यानी हम लोग को 60,000 का पैसा मिल सकता है अगर उसने वो 60,000 अप्रूव किया तो, ठीक है। नेक्स्ट फिर से देखो 28 के बाद हम लोग का डेट आ जाएगा नवंबर 25, वहां पर क्या लिखा है, रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर ₹40,000। कस्टमर से अप्रूवल आ गया है कि हाँ मुझे सामान लेना है, कितने का 40,000 का। तो बताओ इसमें क्या करें, इसमें नो एंट्री, ठीक है। नवंबर 25 में क्या हो जाएगा, नो एंट्री। नो एंट्री तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम समझा रहे हैं। अब नो एंट्री क्यों, अगर 40,000 का सेल अप्रूव्ड हो गया है तो वो तो यहाँ इंक्लूडेड है ही ना, क्योंकि 1 लाख और ये 40,000 ये न्यूट्रल होके अब 60,000 है। अब 60,000 में से 40,000 उसने एक्सेप्ट किया है, तो वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको कुछ करना ही नहीं है। बस जब वो पैसा देगा तो उसका हम लोग एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो अभी तो कुछ एंट्री हम लोग को उसका पास नहीं करवाना है। नवंबर 25 में नो एंट्री। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है दिसंबर में, दिसंबर 31, गुड्स विद कस्टमर्स एवर्टिंग अप्रूवल 20,000। 20,000 का गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, वो अप्रूवल के लिए रुका हुआ है। तो अब क्या होगा, अब 31 दिसंबर तक अप्रूवल के लिए रुका हुआ है, और इन लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है, हम लोगों ने यहाँ लिखा है एज्यूम करना है कब, 31 दिसंबर, मतलब ईयर एंड आ गया और कस्टमर ने अभी तक कुछ अप्रूवल दिया नहीं है, ठीक है, और हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अवेटिंग मतलब हम लोग को वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग को वेट करना पड़ेगा इसका मतलब उसका टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड टाइम था वो एक्सपायर नहीं हुआ, तभी ये लैंग्वेज दिया हुआ है अवेटिंग, हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वेट कर रहे हैं तो, लेकिन हम लोग का क्या आ गया 31 दिसंबर, तो हम लोग को तो फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो हम लोग सेल को एक बार क्या करेंगे, सेल को एक बार हम लोग कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद वो जो गुड्स कस्टमर के पास पड़ा हुआ है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे। इससे हम लोग का फाइनल अकाउंट्स क्लियरली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है ना, नेक्स्ट ईयर फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे, सेल की तरह रिकॉर्ड कर देंगे, और उसके बाद कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे लेना है तो फिर और कुछ रिकॉर्ड मत करो, जब पैसा मिलेगा पैसे लेने का एंट्री कर दो, और अगर कस्टमर बोलेगा मुझे नहीं चाहिए रिटर्न करो तो फिर रिटर्न का एंट्री डालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 31 दिसंबर के लिए क्या एंट्री पुट करते हैं, देखो दिसंबर 31 के लिए हम लोग को एंट्री पुट करना है। सबसे पहले तो हम लोग को सेल को कैंसिल करना है, तो सेल को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो एंट्री हो जाता है सेल्स अकाउंट डेबिट, तब रिटर्न नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ये जो कैंसिलेशन है ये रिटर्न के लिए नहीं है, ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग इसे कैंसिल करके दिखा रहे हैं। तो कितने का सेल कैंसिल करेंगे, 20,000, वही तो बचा है, क्योंकि 1 लाख में से 40,000 रिटर्न हो गया था, 60,000 था, 60,000 में से 40,000 अप्रूव्ड हो गया, तो बचा 20,000, ठीक है। अब 20,000 इसका नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री of sale in respect of the customer whom to sell goods on return basis। ये तो पहले हम लोगों ने क्या किया, सेल को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो सेल तो कैंसिल हो गया, अब इसे हम लोग को क्या करना है, इसे हम लोगों को ये दिखाना है कि ये कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग इसे स्टॉक ट्रीट करेंगे। तो उसका एंट्री होता है इन्वेंट्रीज लाइन विथ
customer, debit to trading account, being goods treated as inventories lying with customer। अब कितने का उसके पास स्टॉक है? देखो गुड्स तो हम लोगों ने 20,000 रुपये वाला जो है उसे अभी हम लोग को अप्रूवल नहीं मिला है, तो 20,000 वाला ही हम लोग को स्टॉक में दिखाना है, लेकिन 20,000 तो उसका सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग को उसे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्टॉक को हमेशा किस में रिकॉर्ड करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखो, अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं। ये देखो इस तरह से हमेशा कॉलम कर लो, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ठीक है। तो कॉस्ट 100 मानेंगे, प्रॉफिट कितना है 33.1/3%, ठीक है। तो 33.1/3% होने पे सेल कितना हो रहा है 133.33, ठीक है, मैंने वहां समझाया था, तो 133.33। अब हम लोग को कौन सा प्राइस पता है, हम लोग को सेल प्राइस पता है। सेल प्राइस कितना है, जो गुड्स उसके पास पड़ा हुआ 20,000, हम लोग को कौन सा प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस। तो जस्ट हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। अगर 133.33 इक्वल टू कितना हो रहा है 20,000, ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या होता है, 1 इक्वल टू लोअर हो जाएगा, कम होने से हमेशा डिवाइड करना चाहिए। 133.33 100 निकालेंगे, बिकॉज 100 हम लोग को क्या इक्विवेलेंट कर रहा है, कॉस्ट, हम लोग को कॉस्ट ही चाहिए। मतलब अगर 133.33 का कॉस्ट अगर 100 होता है तो 20,000 का कॉस्ट कितना होगा। ये चीज बहुत अच्छे तरह से समझोगे, क्योंकि बहुत जन होता है कि इसको हड़बड़ करता है, उसके बाद ये और नहीं होता है उन लोगों से, फिर ये सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही मतलब इजी चीज है, इसे अगर समझोगे तो ये मतलब बचपन का जो 5-6 का कंसेप्ट होता है उसी पे बेसिस है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरह से समझो, क्योंकि ये हर जगह काम पे आएगा, इंटर में जाके कॉस्ट हो, टैक्स हो, बहुत सारी चीजों पे ये काम पे आता है। तो इसको बहुत अच्छे तरह से समझ लो। फिर से हम बता देते, कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट 33.1/3%, तो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट लगाने से ये मैंने पीछे समझाया भी था 133.33 हो गया, और 20,000 हम लोग को दिया हुआ है सेल प्राइस, हम लोग को कॉस्ट ढूंढना है, तो ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100। लेकिन कैलकुलेटर में हम लोग इसे कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, 20,000 इंटू 100 लिख दिया हम लोगों ने पहले, डिवाइड जब करेंगे तो 133.333 जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा था जहां पर 0.33333 आते ही जा रहा था, ठीक है। अगर सिमिलर डेटा आते जाता है तो इस तरह से हम लोग को डिवाइड करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो इक्वल लगा दिया मैंने, कितना आ गया, डायरेक्टली 15,000 आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 15,000। और अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखो 20,000 इंटू करते हैं 100 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करते हैं 133.33, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे क्या आंसर आ गया, पॉइंट आ गया 15,000.0 ऐसे शायद दिख रहा होगा, 15,000.3750093। इससे तुम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वैसे ये भी 15,000 ही लिखोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 3 आ जाता है तो जीरो का तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट 15,000 लिख सकते हैं पॉइंट के बाद का डेटा हटा के। लेकिन इतना झमेला हम लोग को लेना ही नहीं है। जब हम लोग का 0.33333 या फिर 343434 इस तरह से अगर कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में कोई डेटा आता है तो पूरा कैलकुलेटर में जितना तक हम लोग का वो डिजिट आ सकता है उतना हम लोग को लिखना चाहिए। तो कितना आ गया देखो 15,000। तो हमेशा उसी तरह से कैलकुलेट करोगे तो आ गया 15,000। यानी हम लोग का गुड्स जो हम लोगों ने 20,000 का उसको बेच के रखा, उसका कॉस्ट कितना है 15,000। अब चेक करो 15,000, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट लगाओ 15,000 इंटू 33.1/3%, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये देखो ये मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो देखो कॉस्ट कितना है 15,000, प्रॉफिट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना 15,000, 100 तो कॉस्ट के बराबर है। और प्रॉफिट कैसे निकालना है, कॉस्ट प्लस 33.1/3%। और वहां ही मैंने सॉल्व करके दिखाया था 33.1/3% मतलब कितना होता है 1/3 होता है डायरेक्टली, ठीक है।
कैसे होता है वो मैंने वहाँ समझाया। तो 15,000 प्लस ये हो जाता है 5,000, तो कितना हो गया 20,000, ठीक है। और अगर तुम लोग 33 एंड 1/3% को कुछ और तरह से भी कर सकते हो। देखो 33 एंड 1/3% मतलब 100/3 हुआ था हम लोग का। 100 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो गया 33.33333%, ठीक है। इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो इसका कैसे यूज करेंगे, 15,000 इंटू 33.33333333 और कैलकुलेटर में यूज करो परसेंट, तो आ गया 4999 यानी 0.99 है। 5,000 499.999 मतलब क्या हो जाएगा 5,000। तो 5,000 प्लस 15,000 20,000 इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी हो ये मैंने समझाने के लिए बोला। बाकी हम लोग को डिजिट क्या यूज करना है यहाँ 15,000 फॉर द पर्पज ऑफ आवर क्वेश्चन। तो इन्वेंट्री लाइन विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट वो कितने का है 15,000 का है। टू ट्रेडिंग अकाउंट 15,000। इससे क्या हुआ देखो, इससे बेनिफिट ये हुआ 2 एंट्री से 20,000 का जो बचा हुआ था, ठीक है, वो कैंसिल हो गया, ठीक है, सेल एंट्री कैंसिल हो गया। इसका मतलब हम लोग के पास जो स्टॉक था सिर्फ उसी का एंट्री करना है। स्टॉक तो कभी कॉस्ट में होता नहीं है, यानी हम लोग स्टॉक तो कभी सेलिंग प्राइस में होता नहीं है, यानी हम लोग का एंट्री कितने से हो जाएगा 15,000 से हो जाएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट इलास्ट्रेशन जो है इलास्ट्रेशन 2, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स, ठीक है। तो लिमिटेड है, कंपनी है, वो अपने डीलर को सामान भेज रहा है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मतलब डीलर को बोल रहा है ये रख के देखिए, अच्छा लगता है तो मतलब बिकता है तो देखिए, अगर नहीं बिकता है तो फिर रिटर्न कर दीजिएगा, क्योंकि डीलर का तो काम ही है बिकवाना। ऑल सच ट्रांजैक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड पास्ड थ्रू डे बुक। लेकिन इसने क्या किया है, सारे ट्रांजैक्शन को सेल की तरह ही ट्रीट किया है, मतलब क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि कैश सेल तो हो नहीं रहा है। और उसे डे बुक में, डे बुक मतलब जैसे सेल्स डे बुक होता है, परचेज डे बुक होता है, तो यहाँ पर सेल्स डे बुक का ही बात होगा क्योंकि सेल का बात चल रहा है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च 2016, इन लोग का अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2016। उसके आगे क्या हुआ, 200 such goods have been sent to a dealer at rupees 250 each, ठीक है। 200 ऐसा गुड्स जो भेज रहा था वो लोग सेल और रिटर्न बेसिस पे, वो उन लोगों ने एक डीलर को भेजा है 250 रुपए में, मतलब 200 का सामान 250, तो कॉस्ट 200, सेलिंग प्राइस 250, यानी 50 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और कॉस्ट देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सॉरी ये कॉस्ट 200 मैंने बोल दिया, 200 सच मतलब 200 क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस भी कितना है 200 ही है। 200 कॉस्ट प्राइस वाला सामान 250 रुपए में भेजा है, कितना सारा 200 क्वांटिटी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। तो डेबिट ही तो करना पड़ेगा, सेल करना है तो डेबिट ही करना पड़ेगा कस्टमर को। ऑफ दिस गुड्स ऑन 31 मार्च 2016, इन गुड्स जो भी ये यहाँ भेजा एक डीलर को, उसमें से 31 मार्च 2016 को 50 वेयर रिटर्न, मतलब 50 क्वांटिटी 50 गुड्स जो है वो रिटर्न हो गया, एंड 70 वेयर सोल्ड और 70 बिक गया। वाइल फॉर द अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न, बाकी गुड्स के लिए, बाकी गुड्स कैसे होगा देखो, 200 हम लोगों ने भेजा था जिसमें से 50 रिटर्न हो गया। तो देखो 200 भेजा था, उसमें से अगर 50 रिटर्न कर दिया उसने, तो फिर कितना सारा है डीलर के पास 150, ठीक है। 150 में से 70 बिक गया, तो बचा कितना 80। तो डीलर के पास अभी कितना बचा हुआ है 80 बचा हुआ है, ठीक है। और डेट ऑफ रिटर्न, लेकिन जो रिटर्न करने का डेट उसे हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था, मतलब एस ई लिमिटेड, ये क्या है कंपनी का नाम, हाँ एस लिमिटेड, उसने जो टाइम स्पेसिफाई किया था वो नॉट येट एक्सपायर, मतलब अभी भी वो टाइम एक्सपायर नहीं हुआ है। बोला है पास जर्नल एंट्रीज ऑन 31 मार्च 2016, मतलब डीलर 31 मार्च 2016 को क्या एंट्री पास करेगा वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम यहाँ जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, शायद यही नाम था, एक बार चेक करते हैं, एस लिमिटेड। और हम लोग को बोला है 31 मार्च 2016 को एंट्री देना है, तो 2016 मार्च 31 को हम लोग को एंट्री पास करवाना है। तो 31 मार्च 2016 जो है उस दिन बेसिकली हम लोग को करना क्या है, बेसिकली हम लोग का अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है और हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को ये दिखाना है कि हम लोग का कितना सारा गुड्स जो
उस डीलर के पास पड़ा हुआ है उसे कैंसिल करना है उस सेलिंग एंट्री को, और हम लोग को उसको स्टॉक में दिखाना है, ठीक है। और उसके साथ क्या कोई एंट्री हम लोग को करना है, हाँ, और एक एंट्री करना है एज पर डेट। देखो ऑन 31 मार्च 2016 50 वेयर रिटर्न, रिटर्न भी कब हुआ है 31 मार्च 2016 को, तो एक रिटर्न का एंट्री डालेंगे, ठीक है, एक रिटर्न का एंट्री डालेंगे। और जो 70 सोल्ड हो गया है उसका तो कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री कर ही दिया होगा जब हम लोगों ने उसे 200 यूनिट बेचा होगा। लेकिन 200 यूनिट जिस डेट पे बिका है उस डेट, वो डेट हम लोग को स्पेसिफाई नहीं किया, उस डेट का कोई भी एंट्री हम लोग को करने नहीं बोला। हम लोग को बोला है सिर्फ 31 मार्च 2016 का एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न करेंगे, जो 50 रिटर्न हुआ है उसके लिए एंट्री पास करेंगे। तो 50 जो रिटर्न हो गया उसका एंट्री पास करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अब हमेशा सेल रिटर्न कर रहे हैं तो सेल प्राइस में ही होना चाहिए। 50 यूनिट्स रिटर्न हुआ है और हम लोगों ने उसे बेचा था 250 करके, तो 50 इंटू 250, तो देखो 50 इंटू 250 कितना होगा 12,500। तो हम लोग लिखेंगे 12,500। अब हम और नैरेशन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग जरूर नैरेशन के साथ ही करोगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाता है, ठीक है। फिर 31 मार्च सिमिलर डेट पे हम लोग को फिर से एंट्री करना है। उसी दिन हम लोग का क्या हुआ है 70 जो है वो बिक गया है, तो उसका एंट्री तो नो एंट्री हो जाएगा। और जो बचा हुआ है उसके लिए हम लोग को 2 एंट्री पास करना है, एक कैंसिलेशन एंट्री और एक हम लोगों को क्या करना है, उसे स्टॉक दिखाना है। तो कैंसिल वाला एंट्री होता है सेल्स अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। अब कितना सारा कैंसिल हुआ है, हम लोगों ने उसे भेजा था 200 यूनिट्स, उसमें से 50 यूनिट रिटर्न, 70 यूनिट बिक गया, तो बचा कितना 200 माइनस 50 माइनस 70। तो देख लेते हैं 200 माइनस 50 माइनस 70, तो बचा 80 यूनिट, ठीक है, 80 यूनिट बचा। तो ये यहाँ दिखा देते हैं 80 यूनिट बचा, और एक एक यूनिट कितने करके हम लोगों ने बेचा था 250, तो 80 इंटू 250, तो देखो इंटू 250 तो कितना हो जाएगा 20,000। तो हम लोग पहले 20,000 का सेल कैंसिल कर देते हैं, हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग को स्टॉक दिखाना है। तो स्टॉक दिखाएंगे तो इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। तो 80 यूनिट इनटू कॉस्ट प्राइस यहाँ पता है पर यूनिट 200 करके है, तो कितना हो जाएगा 16,000, ठीक है। अब देखो ना 50 रुपए करके, तो एक एक में प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो डिफरेंस कितने का आ गया 20,000 और 16,000, मतलब अगर ये बिकेगा तो हम लोग कितना प्रॉफिट कमाएंगे 4,000। अब वो भी प्रूव्ड है, देखो 250 में हम लोगों ने बेचा, ठीक है, 250 में हम लोगों ने बेचा, कितने का था 200 करके था कॉस्ट 50, और एक कितने पीस अभी भी हम लोग को अप्रूव नहीं हुआ 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली आ गया, परसेंटेज नहीं दिया हुआ था तो 16,000 का गुड्स हम लोगों ने स्टॉक दिखा दिया, लेकिन वो स्टॉक अभी हम लोग के पास नहीं है किसके पास, कस्टमर के पास है, ठीक है। तो हम लोग को इसी तरह से करना है। नाउ इलस्ट्रेशन 3 देखो, क्ले कंपनी सेंड आउट इट्स गुड्स कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस, सॉरी गुड्स नहीं, गैस कंटेनर। तो क्ले कंपनी जो है वो गैस कंटेनर बेच रहा है, अपने डीलर को भेज रहा है एक्चुअली, क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस पे है तो वो भेज रहा ही बोलेंगे, क्योंकि सेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, लेकिन ये सारा एक्चुअल सेल्स हम लोग ट्रीट करें, इसीलिए हम लोग डे बुक के थ्रू से पास करवा दिए। डे बुक के थ्रू से पास करना मतलब क्रेडिट सेल एंट्री डालना। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था उसके पहले 100 गैस कंटेनर्स which cost them 900 each have been sent to the dealer on the sale or return basis। तो कितने सारे कंटेनर गए 100 गैस कंटेनर गए, जिसका कॉस्ट इन लोगों को कितना पड़ा है 900 करके,
और सेल और रिटर्न बेसिस पे, एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट द रेट ऑफ 1200 ईच। मतलब 900 का कॉस्टिंग है और सेल प्राइस हम लोगों ने लगाया 1200 करके, यानी 300 प्रॉफिट लगा के हम लोगों ने वो सेल और रिटर्न बेसिस पे रिकॉर्ड किया है। आउट ऑफ दिस, ठीक है, मतलब वो जो 100 गैस कंटेनर भेजा था उसमें से ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड, 20 गैस कंटेनर सोल्ड हो गए, लेकिन कितने में? 1500 में। मतलब हम लोगों ने 1200 प्राइस लगाया था, लेकिन जैसे ही उसने अप्रूवल दिया तो हम लोगों ने कितने में उसे बेचा, मतलब कितने में उसने बेच दिया? 1500, ठीक है, 1500 करके क्ले कंपनी ने उसे सेल किया। पास एडजस्टमेंट एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, मतलब ये जर्नल ही करना है, लेकिन सिर्फ एडजस्ट करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? देखो जर्नल एंट्री करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के लिए हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो पहले हम लोग जर्नल के लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर तो कोई डेट वेट नहीं दिया है, तो हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या पास करवाएंगे? देखो फर्स्ट ये है कि हम लोग को सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो एडजस्ट क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट ये है कि हम लोगों ने 1200 करके बेचा था, लेकिन बाद में उसे 1500 प्राइस लगा दिया, यानी हम लोग का क्या हो गया? हायर देन द इनवॉइस प्राइस। जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को समझाया था, वहां पर मैंने एक कंडीशन लगाया था, अगर गुड्स क्या हो रहा है, विच गुड्स आर एक्सेप्टेड एट ए हायर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस। तो अगर हम लोग इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में उसे एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? हम लोग को और भी थोड़ा सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी हम लोगों ने पहले सेल कैसे रिकॉर्ड किया होगा? हम लोगों ने पहले सेल रिकॉर्ड किया होगा 100 गैस कंटेनर 1200 करके सेलिंग प्राइस, लेकिन अब क्या करना है? उसमें से हम लोगों ने 20 गैस कंटेनर ही हम लोगों ने बेच पाया, तो फिर 20 गैस कंटेनर लेकिन 1500 करके हुआ, तो कितना ज्यादा हो गया? 300 रुपए। तो 300 रुपए का हम लोग को और भी सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोला है, तो हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, बाकी डेट तो इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोग का सेल एक्स्ट्रा कितना रिकॉर्ड होगा? हम लोग का सेल एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होगा ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। तो 20 इंटू 300, तो ये हो गया 6000, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, दैट्स वाई 6000, ठीक है। अब और एक क्या हुआ है यहाँ पर? बोल रहा है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तब ये हुआ है। फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड होने वाला था, 100 गैस कंटेनर जो 900 रुपए करके कॉस्ट पड़ा था, वो डीलर ने भेजा है 1200 रुपए करके, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 कंटेनर सोल्ड हुआ है, कितना करके? 1500 करके। तो और भी ज्यादा हम लोगों ने सेल रिकॉर्ड कर लिया, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में सेल हो गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? तो उसके पास कितना गैस कंटेनर रह गया वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एंट्री पास करना पड़ेगा। तो कितना सारा गैस कंटेनर रह गया? देखो हम लोगों ने भेजा था उसको 100 गैस कंटेनर, ठीक है, 100 में से सिर्फ कितना बिक गया? 20, तो बचा कितना? 80। तो 80 गैस कंटेनर, ठीक है, 80 गैस कंटेनर को हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 80। अब 80 कैसे है? यहाँ लिख देते हैं 100 माइनस 20। 100 हम लोगों ने भेजा था जिसमें से 20 सेल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 कितना हो गया? इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया? 80 गैस कंटेनर। हम लोगों को क्या करना है? 80 इंटू कितना करके हम लोगों ने सेल किया था? हम लोगों ने सेल किया है 1200 करके। 1200 करके रिकॉर्डेड था, तो 1200 करके कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हायर पे एक्सेप्टेड होगा कि नहीं वो तो तभी पता चलेगा जब वो एक्सेप्टेंस के लिए बात करेगा कि हाँ मुझे कितने में वो लेना है। तो ये कितना हो जाएगा? 96,000। ये हो गया हम लोग का सेल का कैंसिलेशन। अब उसके बाद हम लोग इन्वेंट्रीज का रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब इन्वेंट्रीज जो है उसको पूरा लिख लो, मैंने यहाँ छोड़ दिया। इन्वेंट्रीज विद कस्टमर, लाइन विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू
ट्रेडिंग। अब कितना सारा है, 80 कंटेनर है, ठीक है। और हम लोग का कॉस्ट तो हम लोग को पता ही है, 900 करके कॉस्ट आया था, तो 80 इंटू 900, तो 80 इंटू 900 72,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72,000। तो आ गया आंसर 72,000, जो अवेटिंग फॉर अप्रूवल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क रहेगा। आज हम लोग यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट होमवर्क अगर तुम लोग कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे। और इसे पहले तुम लोग अच्छी तरह से देखोगे तभी तुम लोग होमवर्क सॉल्व कर पाओगे। तो इसे अच्छी तरह से पहले ज़रूर देखो, तभी तुम लोग आराम से कर पाओगे। बहुत इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मुझे प्लीज़ सबको होमवर्क दिखाया करो। तुम लोग होमवर्क नहीं दिखा रहे हो तो प्लीज़ तुम लोग होमवर्क दिखाया करो, क्योंकि सिर्फ 1-2 जन ही दिखाता है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करो, पढ़ाई के साथ रहो, नहीं तो तुम लोग पढ़ाई से दूर हो जाओगे। और अच्छे से चैप्टर को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो। ओके, थैंक यू।